मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री पेपर फर्स्ट के टॉपिक भारत में अंग्रेज़ों का आगमन एवं सफलता। इससे पूर्व हमने भारत में पुर्तगाली शक्ति का आगमन और उनका पतन देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी गतिविधियों से न केवल मुग़ल शासकों बल्कि अन्य स्थानीय शासकों व अन्य प्रतिस्पर्धी शक्तियों को भी अपना विरोधी बना दिया और अंततः उनकी इन गतिविधियों के कारण उनका पतन हो गया। लेकिन भारत आने वाली यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा सफल और प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। उन्होंने अपनी व्यवहारिक कूटनीति और रणनीतिक कौशल से मुग़ल शासकों स्थानीय शासकों से संधि समझौते करके न केवल व्यापारिक रियायतें प्राप्त की बल्कि कालांतर में राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित करने का प्रयास किया। हम तिथिक्रम के आधार पर अंग्रेज़ों का भारत में किस प्रकार से प्रभाव स्थापित हुआ ये पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 1599 में जॉन मिल्टन हॉल व्यापारी गुजरात में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था, लेकिन इसका इतना ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं है। ऐतिहासिक घटना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की, जब ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। इस चार्टर के द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया था जिसमें गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में यानी भारत और अन्य एशियाई देशों में व्यापार के लिए विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए थे। प्रारंभ में ये विशेषाधिकार 15 वर्ष के लिए थे और कालांतर में जब ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम बनते हैं तो उन्होंने इस समय को अनिश्चित काल तक के लिए विस्तारित कर दिया था। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब अनिश्चित काल तक भारत में और अन्य पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती थी। उसके बाद की घटना महत्वपूर्ण घटना है 1608 ईस्वी की, जब ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम के दूत हॉकिंस मुग़ल दरबार में जहांगीर से व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। लेकिन जहांगीर ने उनके व्यवहार से प्रसन्न होकर उन्हें 400 का मनसब प्रदान किया था और 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बिना अनुमति के सूरत में प्रथम कोठी स्थापित कर ली थी, जिससे उन्होंने मुग़ल शासक से अनुमति नहीं ली थी। 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम वैधानिक फैक्ट्री इन्होंने अनुमति लेकर फैक्ट्री स्थापित की थी दक्षिण भारत में। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा में 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद की घटना है 1615 से 1616 ईस्वी। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो मुग़ल दरबार में आए थे और उन्होंने जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने की वार्ता की थी, लेकिन जहांगीर ने उनके साथ किसी भी तरह की वाणिज्यिक संधि नहीं की। लेकिन मुग़ल भारत में विभिन्न स्थानों पर उन्होंने कारखाने स्थापित करने में वे सफल रहे थे टॉमस रो, और साथ ही उन्होंने पुर्तगाली की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। उनके जहाज़ों को लूटना और नष्ट करना जारी रखा, जिससे पुर्तगाली शक्ति का धीरे धीरे पतन हुआ। 1620 में नौसेना के युद्ध में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया था। जैसा कि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के पास में अधिक रणनीतिक कौशल था। यद्यपि पुर्तगालियों की नौसेना बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी अगर व्यवहारिक कूटनीति की बात करें तो अंग्रेज़ों की दूरदर्शिता पुर्तगालियों से कई आगे तक थी। 1633 ईस्वी में मुग़ल सेना ने पुर्तगालियों की गतिविधियों से तंग आकर बंगाल हुगली से उनको निकाल दिया था। अब अंग्रेज़ों का व्यापारिक विस्तार। पुर्तगालियों का प्रभाव व शक्ति को समाप्त कर अंग्रेज़ों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। हम देखते हैं कि 1611 में सूरत में और मछलीपट्टनम में भी हो चुकी थी कारखानों की स्थापना, और 1623 ईस्वी तक भड़ोच और अहमदाबाद में भी कारखाने खोले गए। कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। इससे इनकी क्षेत्र विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। उनके प्रारंभिक उद्देश्य भारत में व्यापार करने के थे, लेकिन उन्होंने किलेबंदी कर ये साबित कर दिया था कि वह भारत में क्षेत्रीय विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण आए हैं, यानी अपने भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते हैं। डचों और मुग़ल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने पहले दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और धीरे धीरे पूर्वी भारत में ये बाद में आए। पहले इन्होंने दक्षिण भारत में अपने पैर जमाना शुरू किया, जहाँ पर मुग़लों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पैगोडा वार्षिक पैगोडा वहाँ की मुद्रा थी, उसके बदले अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले इनको मुक्त व्यापार की अनुमति 1632 ईस्वी में मिल गई।
अब ये इम्पोर्टेंट है, 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों का पहला कारखाना। ये इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि पूर्वी भारत में ही इन्होंने अपना आर्थिक और राजनीतिक शिकंजा कसना शुरू किया था और जिसका जाल इन्होंने पूरे भारत में फैला दिया। तो इस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो बंगाल नहीं था उसका उत्तर था उड़ीसा, बालासोर, उड़ीसा में बालासोर और हरिहरपुरा। फिर 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया और मद्रास को लीज पर लेते समय अंग्रेज़ों ने ये वादा किया था कि हम इसका आधा सीमा शुल्क देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन कालांतर में उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि वो आधा सीमा शुल्क देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो इन्होंने अपनी कूटनीति से और अपनी सैन्य कार्रवाइयों से चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया था और वहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया, जिसके अंदर किलेबंदी की गई और उसके भीतर भी कारखाने खोले गए। अब बंगाल में इनको सबसे पहले अनुमति कहाँ मिली? 1651 में, जब शाह शुजा वहाँ बंगाल का सूबेदार था, की अनुमति से बंगाल हुगली में प्रथम कारखाना इन्होंने स्थापित किया। एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन द्वारा शाह शुजा के हरम की एक स्त्री का उपचार करने के बदले शाह शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया था। ये प्रांतीय शासक द्वारा दिया गया अधिकार था। अभी तक मुगल शासक ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। फिर 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह हो जाता है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से, और दहेज में पुर्तगालियों ने बम्बई दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक मामूली किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रकार से अब बम्बई भी किसको मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता हुआ प्रभाव हम देखते हैं कि 1630 ईस्वी के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में वृद्धि होती है। 1633 में उड़ीसा में बालासोर में अपना कारखाना स्थापित करते हैं और 1651 ईस्वी में हुगली में। तो बंगाल में कारखाना कब स्थापित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1651 में। और 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ जाते हैं। विभिन्न फरमानों द्वारा सीमा शुल्क से मुक्ति से इन्हें पूर्वी भारत में अपने आर्थिक हितों की पूर्ति में मदद मिली और ये आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हो गए थे और भारत की राजनीति में भी रुचि लेने लग गए थे। उन्हें लगता था कि प्रांतीय शासक जो है उनकी कठपुतली है और वो धीरे धीरे करके राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लेंगे। कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। उसके बाद 1691 ईस्वी के फरमान द्वारा औरंगजेब ने खुद मुगल शासक ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित यानी कोई भी शुल्क नहीं लगता था, बिना शुल्क के व्यापार की अनुमति दी थी। फलस्वरूप अंग्रेजों ने सूतानाती में कारखाना स्थापित कर दिया और उसकी किलेबंदी कर दी। 1696 में जमींदार था शोभा सिंह, उसने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के और मुगल शासक के खिलाफ। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1200 रुपये में राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया, यानी ज़मींदारी के अधिकार खरीद लिए थे और इसके बदले उन्होंने सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता की ज़मींदारी अब किसके खाते में चली गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जो पहले शोभा सिंह के पास थी। तो इस प्रकार से इन्होंने तीनों की ज़मींदारी खरीद ली थी। एक तरह से तीनों ही कलकत्ता तक इनको मिल गया था। ये कलिकत्ता वही कलकत्ता है, कोलकाता जिसे कहते हैं। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मुगल शासक फर्रुखशर का फरमान और शाही फरमान और कंपनी व्यापार का विस्तार। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखशर से विशेषाधिकार प्राप्त करने में सफल रहा, क्योंकि मुगल सम्राट फर्रुखशर से मिलने के लिए जब एक शिष्टमंडल भारत आता है तो फर्रुखशर उस समय एक असाध्य रोग से पीड़ित होता है और उस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा उसके असाध्य रोग का इलाज किया जाता है। उससे प्रसन्न होकर वह अंग्रेज़ों को विशेषाधिकार दे देता है। उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार दे दिए गए। 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार के, मात्र 3000 रुपये में, वो भी सालाना के बदले बंगाल में पूरी तरह से मुक्त व्यापार, उन्हें कोई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था। इसे दस्तक कहते हैं। इस निःशुल्क व्यापार का आज्ञा पत्र था ये, और इसे हम दस्तक भी कहते हैं। तो छोटे प्रश्नों में आपसे दस्तक भी पूछा जा सकता है।
10,000 रुपये वार्षिक के बदले सूरत में मुक्त व्यापार, बम्बई में ढाले गए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टकसाल थी बम्बई में, उनसे ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता दी गई। ये किसी भी संप्रभु शासक के लिए उचित नहीं था, लेकिन फर्रुखशेर ने बिना सोचे समझे ये भी शर्त पूरी की। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया। एक इतिहासकार हैं ओम्स, उन्होंने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा, क्योंकि इसके बाद ही कंपनी का बंगाल में एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता बंगाल से ही स्थापित करने का प्रयास किया। आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंपनी का विस्तार किस प्रकार से हुआ और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष किस प्रकार से हुए और उनके पीछे कारण क्या थे। धन्यवाद।